हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं क्यूएसआर स्पेस की कंपनीज के बारे में। जितनी भी हमारे पास 6 से 7 लिस्टेड कंपनी है, सबके सबके बारे में बात कर लेंगे। एक-एक करके देख लेते हैं सबका क्वार्टर 2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अब देखो, इंडिविजुअल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि भाई ये सेक्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें पता तो चल रहा है कि पिछले 7-8 क्वार्टर में, मतलब पिछले 2 ढाई साल से कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रही है। सबका रिजल्ट खराब आ रहा है, सबका ही खराब आ रहा है। अब चाहे वो बर्गर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे पिज्जा बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो, सबकी हालत टाइट है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम इसका जो रिवाइवल है उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि वापस चीजें कब ठीक होना शुरू होगी, वो हमें नहीं पता चल पाएगा। तो देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो क्या है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का प्रॉब्लम है कि भाई जो भी आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो ऊपर चले गए, आपका फ्रेश वेजिटेबल के प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, आपका जो चीज है उसका प्राइस ऊपर चला गया है, जो आपके बंस है, जो ब्रेड है उसका प्राइस ऊपर चला गया है। उसके बाद आपने एक स्टोर खोल रखा है, तो स्टोर खोल रखा है तो उसका रेंट ऊपर चला गया है। और इन सारी चीजों को कंपनसेट करने के लिए आप अपने जो प्रोड्यूस है, फाइनल आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज नहीं कर पा रहे। तो देखो ये किस तरीके से चल रही है चीजें। आपका रेंट इंक्रीज हो गया, अच्छा चलो, आप सपोज आपने सारे के सारे स्टोर खरीद रखे हैं, तो आपको स्टोर एक्सपांशन में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जो अब आप अगला नया स्टोर खोलने जा रहे हो उसके आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उसके ऊपर आपको जो इंटीरियर का खर्चा है वो ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो आपको एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आ गई। आपने रेंट पे ले रखा तो रेंट इंक्रीज हो गया, आपका रॉ मटेरियल का प्राइसेस ऊपर जा रहा है, और आपको जो प्रोडक्ट बेचना है, जो कंज्यूमर को आप बेच रहे हो, कंज्यूमर के पास भी पैसा कम हो रहा है। अब अगर कंज्यूमर के पास पैसा कम हो रहा है तो आप अपना प्राइस इंक्रीज नहीं ले सकते। आप कल को ये नहीं कह सकते कि पिज्जा हट वाला ये नहीं कह सकता कि भाई जो मेरा सबसे सस्ता 100 रुपए वाला पिज्जा है, अब वो बढ़ के 100 रुपए से 200 रुपए हो गया, मैंने तो बढ़ा दिया प्राइसेस। आपका वॉल्यूम घट जाएगा। तो आप दोनों तरफ से पिस रहे हो, मतलब आपका प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, आप प्राइस बढ़ा भी नहीं पा रहे हो, और उतने जो मेंटेन्ड प्राइसेस पे भी आपके पास नया कस्टमर नहीं आ पा रहा, आप नए वॉल्यूम्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से आपको कोई ना कोई लुक्रेटिव डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। तो ऊपर से प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, तो हर तरफ से आप ही की बाढ़ बचती जा रही है। तो हमें ध्यान क्या देना पड़ेगा कि भाई दो तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन नीचे आए, इन्फ्लेशन नीचे आए जैसे इनका थोड़ा सा इनको मदद मिले अपने अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस में, कि थोड़ा जो रॉ मटेरियल प्राइसेस का खर्चा है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इनको मदद मिलेगी। सेकंड चीज क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, कंज्यूमर के हाथ में थोड़ा सा ज्यादा पैसा बचेगा, तब वो वापस स्पेंडिंग में आएगा, वो वापस खर्चा करने लगेगा। जब वो खर्चा करने लगेगा तब इनका वापस थोड़ा सा भला होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम्स को केटर कर पाएंगे। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए, इस चीज के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी एक एक कंपनी के रिजल्ट के साथ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बारबेक्यू नेशन के बारे में। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 1800 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, छोटा सा ही कंपनी है। अब देखो, इनकी इनकी हालत बिल्कुल ही खराब है। अब ये कहा कौन से सेगमेंट में कैटर करते हैं, ये ज्यादातर नॉनवेज वाले सेगमेंट में कैटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन ज्यादा बनता हुआ देखने को मिलता है। बट इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है। आप चाहे कोई सा भी सेगमेंट उठा लो, बैंड उतनी ही बच रही है। चलो, इनका अगर रिजल्ट देखें तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया 1% का। 1% से अपनी कंपनी रेवेन्यू को बढ़ा पा रही है, मतलब कितना ही बुरा हाल है पूरा का पूरा इंडस्ट्री का, कि आप सिर्फ 1% का ग्रोथ लेके आ रहे हो। अगर हम पैट के बारे में बात करें तो पैट तो नेगेटिव ही है, 7-8 करोड़ रुपए के आसपास के इन लोगों ने इस क्वार्टर में भी घाटा किया। बट हाँ, अगर इबिट्टा मार्जिन के बारे में बात करें तो इबिट्टा मार्जिन थोड़ा सा आपके बड़े, थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, पिछले 2 क्वार्टर से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सबका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था वो जो नेगेटिव जा रहा था, जो नेगेटिव 10-15-20% के आसपास जा रहा था, वो थोड़ा सा ऊपर आने लगा है। तो इसको हमें और ध्यान से ट्रैक करना है। हमें देखना है कि सबसे जल्दी रिकवरी कौन सा ब्रांड लेकर आ रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो कंपनी सबसे जल्दी रिकवरी लाएगा, जो सबसे ज्यादा पेस पे बढ़ेगा, हमें उसी में इंटरेस्टेड है। बाकी सारी कंपनियों से हमें कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। अगर हम इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 2.5% नेगेटिव है, -2.5% है। अब देखो, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होता है कि सपोज आपके एग्जिस्टिंग 100 स्टोर है, 100 स्टोर आपने खोल रखे हैं, उनमें कितना ग्रोथ आ रहा है, कि भाई पहले उनमें हर महीने 100 कस्टमर आते थे और 10 रुपए का खरीदारी करते थे, मतलब 1000 रुपए का रेवेन्यू हर स्टोर जनरेट कर रहा था। अब वो 1000 रुपए से 1020 रुपए हो गया। तो दैट इज इंक्रीमेंटल 20 रुपीज के आसपास का हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है हर स्टोर से। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमें चाहिए 10-15% के आसपास का, विद एन एक्सपांशन रेट ऑफ 10%, 10-15%। तो जाके हमें 25 से 30% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से चलना चाहिए कंपनी को, बट यहाँ पर तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ही नेगेटिव आ रहा है। तो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है, क्योंकि देखो क्या है, आप क्या चाहते हो कि सपोज बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेंगे हम, आपने एक घर के बाजू में अपने एक किराने की दुकान खोली।
तो जब आप एक्सपैंड करने के बारे में कब सोचोगे? जब आपकी दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, उससे बहुत सारे प्रॉफ़िट्स हो रहे हैं आपको, तो आप सोचते हो कि यार इस प्रॉफ़िट का मैं 50% इन्वेस्ट कर देता हूँ एक नई दुकान में। तो आप 50% से नई दुकान का डाउन पेमेंट कर देते हो या उसको रेंट पे ले लेते हो, उसमें सामान भरवा लेते हो और वहाँ से फिर उस दुकान से भी धंधा चालू कर देते हो। इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो खुद की दुकान खोली हुई है, उसका तो रेवेन्यू नीचे जा रहा है। उसमें तो कमाई और भी कम हो रही है और अब आपको नई दुकान तो खोलनी ही खोलनी है, आपको एक्सपेंशन तो करना ही करना है, नई ज्योग्राफीज़ में जाना ही जाना है। तो बिल्कुल ही ऐसी-तैसी हुई है। अगर हम इनके रेवेन्यू के बारे में बात करें, थोड़ा सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो 85% डाइन इन से आता है, 15% के आसपास आपका टेक अवे और डिलीवरी से आता है। ये चीज़ तो हमने देख ली। अगर हम इस क्वार्टर के बारे में बात करें तो कंपनी ने 4 नए स्टोर खोले और एक स्टोर अपना बंद कर दिया क्योंकि आपका वो फीजिबल नहीं है। तो देखो, यहाँ पर भी इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपके नंबर ऑफ स्टोर क्लोजिंग कितने हो रहे हैं। ओपनिंग तो ठीक है 4 आपने कोई नए स्टोर खोले, आपने क्लोज़ कितने करे और किस रीज़न की वजह से करे। जब मैनेजमेंट से इस बारे में बात हुई तो मैनेजमेंट कहा कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं कर पा रहे थे। पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया था उस स्टोर को चलाते हुए और वो ब्रेक इवन पे नहीं पहुँचा था। वो अभी भी घाटा ही करे जा रहा था। इसकी वजह से हमें ये स्टोर बंद करना पड़ा। तो देखो, एक और चीज़ समझो, अगर आपने ढंग से मार्केट स्टडी किया, आपने उस एरिया को स्टडी किया होता, आपने और ढंग से रिसर्च किया होता, आपने यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दिया होता, तो ये चीज़ नहीं होती। पर ठीक है, मैनेजमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया, जो घाटा करने वाला स्टोर था उसको क्लोज़ किया, आगे बढ़े, एक 4 नए स्टोर और खोले। तो ये एक अच्छी चीज़ में हमें गिनना चाहिए। अगर टोटल स्टोर काउंट के बारे में बात करें, तो 222 स्टोर्स खोली हैं बारबेक्यू नेशन ने। अब देखो, और थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। अब इनकी बैंड कैसे फजी पड़ी है वो देखते हैं। इबिटा पॉजिटिव तो है ये लोग, इबिटा पॉजिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जितने का ये लोग खर्चा करते हैं, तो दैट खर्चा इज़ लेस देन द रेवेन्यूज़। ये तो हमें चीज़ समझ में आ रही है। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, तो इनका इंटरेस्ट कंपोनेंट ही बहुत ज़्यादा आता है। तो जब आप लोन ले रहे हो तो आपको एक इंटरेस्ट कंपोनेंट ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा ना। तो इस कंपनी को हर क्वार्टर में 19 करोड़ रुपए के आसपास का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो जब आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कंपोनेंट हर्ट कर रहा है, इसकी वजह से आप पैट नेगेटिव हो जाते हो। यहाँ पर आपकी बाट बचती है। इसके बाद भी कंपनी कह रही है कि हम 6 नए स्टोर और खोलेंगे आगे आगे आने वाले टाइम में। आपने 6 नए स्टोर और खोलने का मतलब है आपको वो दुकान खरीदनी पड़ेगी या लीज़ आउट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर इंटीरियर का काम कराना पड़ेगा, फिर आप उसको फर्स्ट 8 टू 9 मंथ्स आप उसको समय दोगे ब्रेक इवन तक पहुँचने के लिए, तो 8 से 9 महीने आप उस दुकान पे भी घाटा करोगे, आप एम्प्लॉयी की सैलरी दोगे, आप बिजली का खर्चा दोगे, पानी का खर्चा दोगे, शेफ की सैलरी दोगे, इन सारी चीज़ों पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको आस-पास में एडवर्टाइज़िंग का खर्चा करना पड़ेगा। ये सारे खर्चे तो आपके फिक्स्ड हैं ही हैं, ये तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। इसका मतलब आप और उधार लोगे तो आपको लोन कंपोनेंट और बढ़ेगा, आपके ऊपर डेट और बढ़ेगा, आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट और बढ़ेगा। तो आपका क्या होगा? और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट की मार पड़ेगी। तो ये कंपनी एक एक डेट ट्रैप में फँसा हुआ है। ये जब तक अपना डेट कम नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर नहीं सकते। और वो डेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको? इनको अपना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऊपर लेके आना पड़ेगा। जो अभी नेगेटिव 2.5% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ चल रहा है, इसको आपको पॉजिटिव में लेके आना पड़ेगा। वही 10-15% का फिगर का मार्क टच करना पड़ेगा। उसके बिना ये बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमैटिक पार्ट बनता जा रहा है। अच्छा चलो, अब इनके 3 मेन ब्रांड्स के बारे में बात करें या 3 मेन सेगमेंट्स के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो आता है हमारा बारबेक्यू नेशन के ब्रांड के अंडर ही। 85% ऑफ द रेवेन्यू बारबेक्यू नेशन से ही आता है। फिर 12% इन्होंने अपने 2 नए और ब्रांड्स खोल रखे हैं, सब ब्रांड्स की तरह हम मान सकते हैं इनको, सॉल्ट एंड टुसानो। तो इन दोनों ब्रांड से 12% के आसपास का रेवेन्यू आता है और इन्होंने 8 स्टोर्स खोल रखे हैं बारबेक्यू इंटरनेशनल के, जो इंडिया में भी इनका प्रेजेंस है और इनका कुछ मिडल ईस्ट में भी प्रेजेंस है। वो 8 स्टोर से इनको करीबन 3% के आसपास का रेवेन्यू सेगमेंटेशन आता है। तो मोटा-मोटी कहानी तो यही है। अगर कंपनी के आगे के गाइडेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी गाइड करता है 325 स्टोर्स तक पहुंचने का। तो आज कितने हैं? आज है 222 स्टोर्स, पहुंचना कितने पे है? 325। तो एक 100 स्टोर्स के आसपास इन लोगों को खोलने हैं टिल FY27। तो अगले 2 साल में 100 स्टोर खोलने का ये लोग टारगेट रख रहे हैं। अगर हम बात करें Q2 के बारे में, तो Q2 का मैनेजमेंट का कहना है कि भाई सीज़नली वीक क्वार्टर रहता है। सीज़नली वीक क्वार्टर क्यों रहता है? क्योंकि इसमें नवरात्रि वाला टाइम आता है, श्राद्ध वाला टाइम आता है, तो थोड़ा वेजिटेरियन डेज़ ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इनका मेन काम तो नॉन-वेज बेचने का है ना।
तो वेजिटेरियन डे ज्यादा हो जाते हैं, लोग बाग ज्यादा वेज खाना प्रेफर करते हैं, नॉन वेज को अवॉइड करते हैं। इसकी वजह से हमारे लिए सीजनली वीक क्वार्टर रहता है। बट उससे बात बनती नहीं, हम तो वाई वाई लेवल पे कंपैरिजन कर रहे हैं। आपके लास्ट क्वार्टर टू में क्या हुआ था वर्सेस इस क्वार्टर टू में क्या हुआ था। इस बार नवरात्रि का वो वाला इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट लास्ट Q2 में भी नवरात्रि थी, इस Q2 में भी नवरात्र था। तो कोई खास ग्रोथ आया नहीं, सिर्फ 1% के आसपास का आप ग्रोथ कर पाए हो, जो कि एक बहुत ही मीडियोकर नंबर है, बहुत ही बुरा नंबर है। चलिए ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सफायर फूड्स के बारे में, एक और QSR कंपनी। अगर इनके मार्केट कैप से हम शुरुआत करें तो 10,600 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। ये वो वाला कंपनी है जो KFC और कुछ कुछ और दो तीन इनके पास ब्रांड्स है, उनका ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इनके पास KFC है, पिज्जा हट है, और एक आधे कोई ब्रांड्स है, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। एक टाको बेल भी इनके पास ब्रांड है। अब देखो, पिज्जा हट का थोड़ा सा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा देवयानी इंटरनेशनल की पिज्जा हट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और सफायर फूड्स की पिज्जा हट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है? तो देखो, इंडिया में पिज्जा हट का डिस्ट्रीब्यूशन दो कंपनी के पास है, सफायर फूड्स एंड देवयानी इंटरनेशनल। और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है कि साउथ वाले रीजन में सफायर फूड्स प्रेजेंस है, और जो नॉर्थ वाला रीजन है आपका, वहां पर देवयानी इंटरनेशनल का प्रेजेंस है। उसमें भी नॉर्थ वाले रीजन में भी कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर सफायर फूड्स ही सप्लाई करता है, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, और गुजरात हो गया, यहाँ पर सफायर फूड्स का प्रेजेंस है। इसके अलावा जो भी पूरा नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सारा का सारा देवयानी इंटरनेशनल के पास है। ये चीज हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब चलिए इनके बारे में कहानी देख लेते हैं। 10,600 करोड़ का कंपनी है, किस तरह के रेवेन्यू नंबर्स पोस्ट करे हमें तो उससे मतलब है। अगर हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो 8.2% के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। ये भी बहुत ही बेकार नंबर है। आप एक ऐसी इकोनॉमी में जो 5.4 5.5% के आसपास पे ग्रो कर रही है, सिर्फ 8% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हो, तो क्या ही मतलब है? मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता। ये देखो, एक एक अच्छा रिटर्न निकालने के लिए हमें एक आइडियल नंबर लेके चलना पड़ेगा भाई। अगर हमारी निफ्टी 50 कंपनी 13-14% के आसपास का रिटर्न दे रही है, तो मैं तो सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा ना जो एटलीस्ट 14% से तो ज्यादा रिटर्न बना के दे। यहाँ पर तो आप 8% के आसपास भी अटके हो, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ खास हो नहीं रहा। अगर हम पार्ट के बारे में बात करें, तो पार्ट तो गायब ही हो गया। 140% का आसपास का डी ग्रोथ देखने को मिला। तो एक कंपनी जो प्रॉफिटेबल था, उठा के इन्होंने घाटा कर दिया, और अच्छा मोटा खासा घाटा किया। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इनके तीन ब्रांड है, टाको बेल, पिज्जा हट और KFC। सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है ये लोग KFC के ऊपर। अब देख लेते हैं किस तरीके का इनके रेवेन्यूज रहे। अगर हम बात करें इनका डिलीवरी वर्सेस आपका ड्राइव थ्रू वर्सेस आपका टेक अवे एंड जो भी बाकी अदर सेगमेंट्स होते हैं, तो हमें पता चलेगा 43% डिलीवरी है, 22% टेक अवे है, और 35% डाइन इन है। अब ये लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि भाई कम से कम डाइन इन हो, जिससे इनका स्टोर का जो कॉस्ट है वो कम हो। देखो बेसिकली क्या है, अगर आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे डाइनिंग के ऊपर, तो आपको एक बड़ा स्टोर खोलना पड़ेगा, एक आपको बड़ा एरिया एक्वायर करना पड़ेगा। बड़ा एरिया एक्वायर करने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ रेंटल मॉडल पे चलता है। तो आपको ज्यादा रेंट दे पे करना पड़ेगा कि भाई अगर आप एक 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया लोगे वर्सेस आप एक सिर्फ 250 स्क्वायर फीट का एरिया लोगे, तो रेंट में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा चाह रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आओ, अपना ऑर्डर कलेक्ट करो और जाओ, आप हमारे पास से डिलीवरी मंगा लो, आप यहाँ बैठ के मत खाओ, हमारा जो रियल एस्टेट प्राइसेस है उनको ऊंचा मत करो। इसकी वजह से ये लोग अपनी थोड़े से जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उनको मेंटेन कर पा रहे हैं। इनका उतना खर्चा नहीं बढ़ रहा जितना हमने पीछे देखा था बारबेक्यू नेशन का बढ़ रहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप आओ, हमारे पास बैठो और हमारे पास खाओ। तो उनके लिए बहुत बड़ा रियल एस्टेट एक्वायर करने का एक बहुत ज्यादा चैलेंज आ जाता है। यहाँ पर वो चीज नहीं है, इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं डिलीवरीज के ऊपर। चलिए ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इनके बारे में बात करें, तो इनके कुछ 909 स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो श्रीलंका में तो सिर्फ यही एक सोल सप्लायर है KFC और पिज्जा हट के। सेम केस विद मालदीव्स। और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले ही समझ लिया देवयानी इंटरनेशनल के साथ किस तरीके का है। अगर हम एक एक ब्रांड के स्टोर काउंट के बारे में बात करें, तो 463 स्टोर्स तो KFC के हैं, 437 पिज्जा हट के हैं, और 9 टाको बेल के हैं। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। अब अगर हम इनके एडिशन के बारे में बात करें, तो कंपनी ने 23 नए स्टोर ऐड करे इस क्वार्टर में, और टोटल स्टोर काउंट तो 909 पहुंच ही गया। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं एक एक सेगमेंट के बारे में। अगर आप इंडिया वाला सेगमेंट बात करो ना, बहुत स्लो चल रहा है इंडिया में, तो इनको किसी भी सेगमेंट में ग्रोथ ही नहीं देखने को मिल रही। अगर हम बात करें, इन्होंने लास्ट
3 साल का अपना हाई क्रॉस नहीं किया। तो अगर ये लोग आज से 3 साल पहले मतलब 2021 में ये सपोज 100 पिज्जा बेच रहे थे, अपना 100 केएफसी के बकेट्स बेच रहे थे, तो आज आज तक इन्होंने वो 100 वाला नंबर क्रॉस नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। अगर आप मॉलडीव्स और श्रीलंका के बारे में बात करो, वहां पर फिर भी अच्छा ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रहा है। 20% के आसपास का वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छा नंबर है। बट एक तो बेस छोटा है और ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम है। आपका श्रीलंका पे रेवेन्यू डिपेंडेंट कितना है, शायद 20% के आसपास ही रेवेन्यू आता है वहां से। तो कोई मतलब नहीं बनता। आपका 80% ऑफ द बिजनेस इंडिया में है, और इंडिया में आप चाहे केएफसी उठा लो चाहे पिज्जा हट उठा लो, दोनों में लगातार लगातार कमी देखने को मिल रही है, दोनों में ग्रोथ आ ही नहीं रहा। यहाँ पर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी हमें इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा। तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी हुआ हुआ है। तो जब तक इनका इंडिया वाला बिजनेस अच्छा करना शुरू नहीं करेगा, तब तक बात बनेगी नहीं। तो चलिए, ये चीज भी हमने देख ली। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरी कंपनी के ऊपर। तीसरी कंपनी का नाम है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। ये मैकडोनल्ड्स वाला कंपनी है। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये अगर सबसे पहले इनका शुरुआत करें इनके मार्केट कैप से, तो ये थोड़ा सा और बड़ा कंपनी है। 12,800 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। इनके रेवेन्यू के बारे में हम बात करें तो इनका रेवेन्यू वॉज फ्लैट ओवर वाई लेवल। और अगर हम पैट के बारे में बात करें तो पैट तो गायब ही हो गया। 99% का रिडक्शन इन पैट, मतलब बस नाम के लिए इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, वैसे ही इन लोगों ने सिर्फ कांड कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इस कंपनी में। अगर आप एवरेज यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात करो, तो एवरेज यूनिट वॉल्यूम वाज डाउन 7% ओवर वाई लेवल। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वाज डाउन 6% ओवर वाई लेवल। तो आपके पुराने स्टोर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, नए स्टोर खोलने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम तेल लेने जा रही है, मतलब बिल्कुल ही ऐसी तैसी हुआ हुआ है। अगर हम इनके बारे में बात करें, इनके भी जो डाइन इन वाला आपका ऑफर है, मतलब जो आप इनके पास जाते हो और वहां बैठ के खाते हो, वहां पर ग्रोथ नहीं आ रही। आपके डिलीवरी वाले सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है। डिलीवरी वाला सेगमेंट 5% के आसपास से बढ़ा, और जो आपका ऑन प्रेमाइस वाला है वो आपका डी ग्रोथ दिखाया है, लगभग लगभग 3 से 4% के आसपास का। अगर हम थोड़ा सा सेगमेंटेशन देखने जाएं, तो इनका 43% ऑफ द सेल कम फ्रॉम द ऑफ प्रेमाइस, एंड रिमेनिंग 57% ऑफ द सेल कम फ्रॉम द ऑन प्रेमाइस सेगमेंट। ये चीज में हमने देख लिया। अगर हम बात करें एवरेज सेल्स पर स्टोर के बारे में, वो भी डाउन था, वो भी 10% के आसपास से डाउन था। तो मतलब जो आपका एक स्टोर पहले 1 लाख रुपए महीने का सेल किया करता था, आज वो शायद 90,000 रुपए महीने का सेल कर पा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में आपको एक्सपेंशन के बारे में भी सोचना है, आपको आगे आने वाले खर्चों के बारे में भी सोचना है, और आपका जो करंट स्टोर आप खोल के बैठे हो, उसमें आपको लगातार घाटा पड़ रहा है। इसीलिए हम देखते जा रहे हैं इनका भी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल गायब हो गया। अगर इस बार के बारे में बात करें, तो कंपनी ने 8 नए स्टोर खोले क्वार्टर में, और टोटल इनका स्टोर काउंट पहुंच गया 408 के आसपास का। अब देखो, एक और चीज समझते हैं, इनके टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। इनका टारगेट है कि हम 180 से 230 स्टोर खोलेंगे टिल CY 27। तो CY 27 का मतलब क्या हो गया, वही अगले 2 साल के अंदर अंदर ये लोग 200 स्टोर खोलने का अपना टारगेट रख रहे हैं। तो 200 स्टोर ओपनिंग इज अ ह्यूज टास्क। मतलब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हो जहां पर आपकी बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है, आप लोगों के प्रॉफिट्स हो नहीं रहे, आपको ज्यादा केपेक्स करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर से आप लोग जूझ रहे हो, और आप आने वाले समय में कह रहे हो कि आप 200 स्टोर खोलोगे। इसका मतलब आप और ज्यादा लोन लेने वाले हो, आप और ज्यादा डेट लेने वाले हो। इंटरनल अक्रूवल से तो हो नहीं सकता ये, आपके पास पैसा तो पड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक इंटरेस्ट कंपोनेंट और आएगा। इंटरेस्ट कंपोनेंट आपकी बिल्कुल कमर तोड़ देगा। तो अनलेस एंड अनटिल इनका ये जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, ये वापस पॉजिटिव नहीं पहुंच जाता, वापस इनकी ग्राहकी नहीं बढ़ जाती, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम नहीं हो जाता, तब तक ये एक बहुत स्टीप टास्क लग रहा है। और ये भी वही डेट ट्रैप में फंसने वाली कंपनी हमें लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए, मोटा मोटी अभी के लेते रखते हैं। ये 3 कंपनी हमने कवर कर ली। इसके बाद हमारे पास 3 कंपनी और बची है। एक तो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया बचा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बचा है डोमिनोज बचा है, और उसके बाद हमारे पास देवयानी इंटरनेशनल बचा है। तो इन तीनों के बारे में बात कर लेंगे, वो अगले वीडियो में कर लेते हैं। अभी के लेते हैं रखते हैं। थैंक यू।